भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने धनबल और पूरी प्रशासन पुलिस फोर्स का पूरा इस्तेमाल करके चुनाव हरा दिया। ये जो हाथ है ना सीधे ऐसे करके इतना डंडा मारते थे, एडजस्ट करना है। हम लोग तो उनके घर के लोग हैं जी। मैनपुरी और सैफी में कोई अंतर नहीं। भोगांव की पुलिस रुपया बंटवाएगी, शराब बंटवाएगी। कह रहे थे बीजेपी के जीते कि बहुत रुपया खर्च करना पड़ा, बांटा है रुपया। कौन से आज हम बैठे हैं पूर्व मंत्री प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री आलोक साकी जी के पास, और ये एक इंटरव्यू ऐसा नहीं है जो बहुत राजनीतिक दृष्टि से आप इसको देखें। आज हम बैठे इस मकसद से हैं कि एक राजनेता जो होता है, एक जनप्रतिनिधि जो होता है, उसके विभिन्न पहलू होते हैं और वो पहलू छिपे रहते हैं हमेशा। उन पहलुओं पर हम करेंगे बातचीत, और क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं इसलिए जनता को उनके उन पहलुओं के बारे में भी जानना जरूरी भी होता है और अच्छा भी रहता है। नमस्कार। नमस्कार। दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। आलोक जी, हम सबसे पहले आपके परिवार के बारे में बातें करेंगे जो पहलू आ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपके पुत्र पुत्री कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। बेटा किस क्लास में, क्या कर रहा है? बेटा बीटेक कर चुका है, तैयारी की कोशिश कर रहा है, कहीं नौकरी में आ जाए, इसी की तरह उसको पढ़ा रहे हैं। और अच्छी है, वो बीकॉम कर रही है, दोनों अच्छे प्रेम से पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि वो तरक्की करें और उनका भविष्य अच्छा हो। पूरा परिवार लगा रहता है। और हम एक वाक्य और आपको बताना चाहते हैं, बहुत पुराने दिनों में ले जाना चाहते हैं। जी जी। क्योंकि हम लोग राजनीति से जुड़े हैं, पिताजी से लेके, और जब उनके देहांत के बाद सीट खाली हुई जी विधानसभा भोगांव जनपद मैनपुर, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेताजी थे, उन्होंने हमको मौका दिया। जब आप आए हैं सारी चीज़ें जानकारी के लिए, तो पुरानी चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पिताजी ने 1972 में वो आगरा कॉलेज आगरा में पढ़े, वहीं से लॉ किया, और जहाँ के आप निवासी हैं बेवर जनपद मैनपुरी के अमर शहीद इंटर कॉलेज में हमारे पिता स्वर्गीय रामोतार साकी जी ने इंटर किया। ग्रेजुएशन भोगांव डिग्री कॉलेज, नेशनल डिग्री कॉलेज से किया। उसके बाद आगरा चले गए, वकालत पास की 1972 में वकालत पास करके डिग्री लेके आई मैनपुरी में जी। प्रैक्टिस वकालत चालू की, अपना काम चालू किया। उसके बाद राजनीति में भी आई। आपको ध्यान होगा उन दोनों बाबूराम चांदा जी निवासी किसनी, उनका गांव रठे था। माननीय नेताजी के साथ उन्होंने बहुत काम किया, चांदा साहब। और चांदा साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पिताजी बताते थे, क्योंकि बहुत होशियार थे हमारे पिताजी, थोड़ा इंग्लिश बोलना कहाँ उस जमाने में लोग न ज़्यादा पढ़ाई थी न लिखाई थी, केवल प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। तो उसके बाद जब उन्होंने उनका कार्य देखा कि लड़का नौजवान पिछड़ी जात से भी है और बहुत होशियार है, क्यों न इस व्यक्ति को माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ जोड़ा जाए, और ऐसे होनहार व्यक्ति की जरूरत भी है पार्टी को, क्योंकि लंबा इतिहास रहा है।
जोड़ा। उसके बाद माननीय नेताजी ने सबसे पहले उनको चुनाव लड़ाया 85 में। चुनाव लड़ाया माननीय नेताजी ने, और उसके बाद चुनाव तो वो हार गए। कहाँ से लड़े थे? भोगांव से ही लड़े थे। अच्छा। 85 के बाद 89 में जब जनता दल बना, माननीय मुलायम सिंह यादव आदरणीय और बीपी सिंह और तमाम विपक्ष के नेता एक के ऊपर जनता दल उस पार्टी का नाम दिया गया। लड़े, उसमें भी हारी कुछ वोटों से, और समाजवादी पार्टी मैनपुरी करीब 25 या 28 साल तक वो इस पार्टी में महामंत्री के रूप में जनपद मैनपुरी में काम किया। इस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे पहले बाबूराम चांदा जी, फिर आज हम लोगों के बीच में नहीं है स्वर्गीय बाबूराम यादव जी, जो करहल से चुनाव लड़ा करते थे, मंत्री प्रदेश में मंत्री भी रहे। उनके ज़माने में भी महामंत्री रूप में काम किया। 91 में चुनाव हुआ जी, समाजवादी जनता पार्टी, लेकिन पार्टी में नाम बदलते रहे जी। लेकिन हमारे पिताजी माननीय आदरणीय श्रद्धेय हमारी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के हमेशा साथ रहे। 91 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव वो जीते। उनका एक ही मकसद था, गरीब मजलूम बेसहारा लोगों की मदद करना, क्योंकि वो उस समय घड़ी से उठ के आए थे। न तो साधन थे, न गाड़ियाँ थीं, न सड़कें थीं। अपने काम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर हमेशा नेताजी ने उनको बहुत प्यार और मोहब्बत दी। वो आप सब लोग परिचित हैं। जब वो चुनने के बाद विधानसभा में गरीबों की आवाज़ उठाना, दीन दुखियों की आवाज़ उठाना, हमेशा उन्होंने विधानसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो, उन लोगों की आवाज़ उठाई जिनका कोई नहीं था। लगातार एमएलए रहे। कब से? 91 के बाद से? 91 के बाद 93 में गैप हो गया था। उसके बाद 96 में फिर एमएलए बने हुए जी, समाजवादी पार्टी से। और 2002 में गंभीर बीमार थे, बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। मैं धन्यवाद बधाई दूंगा आदरणीय नेताजी को, उनके न रहने के बाद उन्होंने फिर मुझे 2002 में जनरल चुनाव में टिकट दी। विधानसभा भोगांव की जनता ने असीम प्यार और मोहब्बत देकर मुझे जिताया। तब से लगातार हम लोग समाजवादी पार्टी में रहकर कोई भी समस्या हो, उस समस्या को लेकर हम लोग चाहते हैं, प्रयास करते हैं कि ऐसे उन लोगों के काम हो जिनका कोई सुनने वाला नहीं, लगे रहते हैं। 2 चुनाव हम भी हारे हैं। हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखे हैं कि लोगों के पास खाने को, पहनने को न कपड़े थे और न खाने को अनाज था। हम लोगों ने मांग मांग कर एक दूसरे के माध्यम से इकट्ठा करके ऐसे उन मजदूरों को हम लोग सहायता हमेशा करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। एक लंबा इतिहास है राजनीति का। और चूंकि अब राजनीति का तो प्रवेश ही बदल गया है। क्या परिवर्तन महसूस कर रहा है? अब बहुत परिवर्तन। अब पहले ये मोबाइल नहीं चलते थे, अब ये मोबाइल आ गए हैं, डिजिटल इंडिया जी। और अब तो एक कंप्यूटर का ज़माना समझिए जी। अब मोबाइल है, अब देश दुनिया की खबर यहाँ बैठे आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।
तो हमारा कुल मिला के यही है कि हम सारे लोग मिलकर कोई बड़ी समस्या अगर क्षेत्र में आए या समाज में आए या राजनीति में आए तो हम सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ मिलकर उस समस्या का निराकरण करें। वो आज का जो परिवेश है, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर देश में कोई कमी आई है तो विश्वास की कमी आई। ठीक है, अपने पार्टियों के अलग अलग लोगों के सिद्धांत होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन एक चीज हर आदमी को, हर राजनीतिक पार्टी को समझनी चाहिए कि सामने वाला अगर व्यक्ति बैठा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, हम लोग आपस में बैठते हैं और हमारा तो मानना है कि कैसे भाईचारा ये कायम बना रहे, तभी ये देश और प्रदेश और दुनिया चलेगी। एक दूसरे को शक की निगाह से देखना या एक दूसरे पे अविश्वास पैदा करना, ये सबसे बड़ा इस देश के लिए खतरा है। दुर्भाग्य। अब वर्तमान में आप देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख रहे हो, एक घर में, बनारस में, तो प्रयागराज में 5 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। ये छोटी बात नहीं है। सरकारों को देखना चाहिए, केवल और केवल टीवी पे आके अपनी बात को रखना, उस रखने से कोई काम चलने वाला नहीं है। तमाम ऐसे इस प्रदेश में इलाके हैं, मैं तो जाता हूँ पूर्वांचल में, पार्टी भेजती है तो देखने को मिलता है कि वहाँ खाने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, मकान नहीं है। ये तमाम समस्या है इस प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में है। जनता ने जनादेश दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको स्वीकार किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने। और वो चुनाव घोषणा होने के बाद जो भी जनता ने फैसला किया, रिजल्ट दिया, उसको स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते बाद उन्होंने अपना दौरा चालू कर दिया है जनता के बीच में जाने का। आज ही आगरा जा रहे हैं। सूचना मिली है कि आगरा में बाबा साहब के कार्यक्रम, अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में कुछ दुर्घटना हो रही थी, लोगों से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं और आप पूछे वो मैं बताऊंगा। चलिए, मैं चाहता ये था कि मैं पहले आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी पर बात करूं, लेकिन आपने, क्योंकि राजनीति के व्यक्ति हैं तो राजनीति पर बात चल गई है, तो उस फ्लो को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि ये जो दौरा आपने बताया कि आपके माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः जनता के बीच जाने लगे हैं, तो क्या समीक्षा में ये पाया गया कि पिछले कार्यकाल में उतना सघन संपर्क नहीं रहा? नहीं, सघन संपर्क तो रहा है। पूरे प्रदेश में पिछली बार 2017 से ज़्यादा वोट मिला है 2022 में जी। कुछ कमियां हम लोगों की रह गई हैं, उन कमियों पे हम लोग विचार कर रहे हैं, कैसे उनको दूर किया जाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय हमारे आदरणीय पार्टी के संरक्षक श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दोनों लोग मैनपुरी में आए थे 4 दिन पहले जी। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात भी सुनी और कुछ हम लोगों को मंत्र भी दे गए कि इस पर काम करना है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हारना जीतना तो लगा ही रहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों को हौसला दे के वो गए, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, आपने पिताजी के बारे में बताया कि वो विधायक रहे, वकील से, और उनकी राजनीतिक यात्रा पर एक छोटी सी टिप्पणी की। विधानसभा में भी कोई पद रहा शायद उनके पास? हाँ, वो विधानसभा में विधानमंडल दल के महामंत्री थे और महामंत्री के रूप में विधानसभा में
उन्होंने काम किया। चर्चित रहे हैं इनके पिताजी और बहुत उपलब्धियां हैं। मैं उनके बारे में एक वीडियो स्पेशल किसी दिन बात करूंगा और पूरी तरह से उनके चित्र लेके आपके बीच आऊँगा। ज़रा हम चाहेंगे, क्योंकि पिताजी की शिक्षा के बारे में बताया, तो हम चाहेंगे आप भी अपने उस कॉलेज के ज़माने में लौटें और आपने शिक्षा कैसे प्राप्त की, कहाँ तक प्राप्त की, उसके बारे में बताएं। हमने इस मैनपुरी जनपद में ही शिक्षा प्राप्त की है। वो छोटा क्रिश्चियन आपने देखा होगा जी। कक्षा 5 तक तो उसमें हम पढ़े हैं, जो कोतवाली मैनपुरी के सामने है जी। क्रिश्चियन केजी स्कूल। उसके बाद कक्षा 6 से एक गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज है यहाँ आगरा रोड पर, मैनपुरी में। हाँ मैनपुरी में। अच्छा, अब जैसे हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते थे जी। उसमें नींव और खड़े हैं। हम्म। हमारे प्रिंसिपल थे श्री सरदार सिंह साकी जी। जी। तो जब हम लोग जाते थे क्लास में घुसे बैठे, और तब तक उन्होंने 2 नीम की बड़ी बड़ी डंडे तुड़वाली हाँ। नीच पे रख दिए। हाँ। उसके बाद जो भी सिलेबस हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी जो भी हुआ करता था पूछते थे, कल जो हमने काम दिया है याद है कि नहीं है? खड़े होकर कभी कभार नहीं याद होता था। तो मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो हाथ है ना सीधे ऐसे करके इतना डंडा मारते थे, और घरवाले भी कुछ नहीं कहते थे। तो कौन से विषय पे ज्यादा पिटते थे आप? एक आधी बार पिटे हैं। अच्छा। नहीं, खेलने निकले कि काम नहीं किया। अच्छा। ये चीजें रही जीवन में, लेकिन उस पढ़ाई भी होती थी। और अब चूंकि आज का परिवेश कंप्यूटराइज्ड है, सारी चीज़ें हैं, बच्चे बहुत आगे भी निकल रहे हैं, निकलना भी चाहिए। ये पुरानी चीज़ें हैं। तो कक्षा 8 तक तो वहाँ पढ़े, उसके बाद 9th है 10th है 11th 12th GIC इंटर कॉलेज से किया था, और BA किया था हमने चौधरी चरण सिंह मेरठ में विश्वविद्यालय जी। और MA हमने किया चित्रगुप्त से, तो उसमें 1 साल बाकी है, आधी MA पॉलिटिकल साइंस। अभी भी लाइन में है कि उम्मीद समय मिलेगा तो। मैंने कल पूछा, हाँ। एक मित्र थे हमारे डिग्री कॉलेज के आए, हमने कहा वो हमारी MA अधूरी रह गई है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब चाहो तो मैं करवा दूंगा। काफी गैप हो गया। अच्छा। ये अपना मित्रों, शिक्षा चलती रहती है। आप पिताजी जब चले गए तो उस समय आपको यहाँ अवसर दिया गया भोगांव विधानसभा से। तो 2002 से 2017 तक आप लगातार विधायक रहे। तो उससे पहले आप पढ़ने के बाद राजनीति का आने का ख्वाब था, या असमय आपके पिताजी चले गए फिर आपको मौका दिया गया? तो उस ऐसा है, राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था जी। हमारे पिताजी 89 का चुनाव जब हार गए, तो आदरणीय नेताजी ने उनको PCU का कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन बना दिया था। अच्छा। दर्जा राज्यमंत्री दे दिया था। तो मैंने कहा उनसे कि मुझे नौकरी लगवा दो उसमें। हमारी नौकरी लगवा दो। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, तुम नौकरी करोगे आगे और कुछ कराएंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो ज़्यादातर उनके उस जमाने की राजनीति बड़ा खराब रहती थी, एक दुश्मनी की तरह लोग मानते थे। क्योंकि राजनीति में ऐसा मानना नहीं चाहिए। भाई प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया तो आप चुनाव आप जीत गए। हमारे पिताजी भी दिया तो पिताजी भी दिए। तो उनके चूँकि बीमार भी रहते थे, तो उनके साथ लगातार हम लोग गाड़ी में रहते थे, और जहाँ भी वो जाते तो उनके साथ जाते थे। ऐसा ही धीरे धीरे अपना चलता रहा। अचानक वो बीमार हुए, एक्सपायर हुए। तो हमारे नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब, माननीय मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने टिकट दे दिया। तब से फिर वो मामला पॉलिटिकली
चलता रहा। पिताजी आपको अपने साथ रखते थे, जैसा मैंने सुना है कि वो कृष्ण की भूमिका आपसे निभाओ। हाँ, गाड़ी भी गाड़ी गाड़ी चलाते थे। चलाते थे, क्योंकि एमएलए होने के बावजूद भी, चाहे आप वो आर्थिक कमी समझिए या उस समय की राजनीति को प्रवेश समझिए, तो हमारे परिवार के कुछ 2-4 लोग हमेशा उनके साथ रहते थे। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपको सारी चीज़ें मालूम है। ये अपना चलता रहा, और जब नेताजी ने टिकट दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि रामोता जी के बेटे ने उनके साथ रहकर सारे दरवाजे देखे, कौन कहाँ सोता है, कौन क्या खाता है, इसलिए हम उस परिवार को छोड़ नहीं सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो कच्ची फैमिली है, आदरणीय नेताजी ने, कच्ची फैमिली है, अगर हम ही साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। तमाम झंझावातों के बाद राजनीति में तमाम चीज़ें आती हैं। हम बधाई देंगे माननीय आदरणीय नेताजी को भी, उन्होंने हमें टिकट दिया, और लगातार उसके बाद उनके बेटे यशस्वी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 2012 में भी टिकट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, तब से लगातार समाजवादी पार्टी में ही काम किया। हमारी समझ से हमारे इस जनपद मैनपुरी में पुराने परिवारों में अगर अब कोई बचा है तो मेरा परिवार बचा है। और भी होंगे लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ और नहीं है, लेकिन कंटिन्यू कभी भी समाजवादी पार्टी को मेरे परिवार ने 40-45 साल हो गए हैं, कभी कोई धोखा नहीं दिया। जो पार्टी ने हमारे पिताजी हों या हम हों, जो भी निर्देश दिया उसको हम लोगों ने उनके निर्देशों का पालन किया, काम करते रहेंगे। इतने लंबे समय तक आपने समाजवादी पार्टी में काम किया है, कभी चेंजिंग नहीं की, तो क्या आपको कोई अच्छा सा अवसर नहीं दिया गया आपकी प्रतिपक्षी पार्टियों ने कि आइए आलोक जी? और नहीं, समाजवादी पार्टी अब दिलो दिमाग में घुस गई है। हमारे नेता बुलाते हैं, बैठाते हैं, बात करते हैं, सम्मान देते हैं, और से ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप 3 बार जब लगातार विधायक रहे तो इसी बीच आपको मंत्री भी बनाया गया, राज्य मंत्री के रूप में आपने कार्य किया, लेकिन क्या कारण हुआ कि आपको फिर मंत्री पद से मुक्त कर दिया गया? देखिए, ये चीज़ें सब चलती रहती हैं। माननीय अखिलेश जी ने बुलाया कि हम तुम्हें संगठन में जगह देना चाहते हैं, संगठन में काम कराना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव भी बनाया था, बनाते हम काम भी करते रहे। और ये तो पार्टियों का अपना अलग व्यू है, कैसे पार्टी चलाएं, किसको एडजस्ट करना है। हम लोग तो उनके घर के लोग हैं जी। मैनपुरी और सैफी में कोई अंतर नहीं। आज जैसे आज मैनपुरी है, मैनपुरी में हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी सांसद रहे, उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं, जो हमारे पार्टी के थिंक टैंक हैं, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं जी। कल मैं उनसे मिला भी था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, बस पार्टी का काम करना है, आगे चल के फिर मौका मिलेगा पार्टी को। ये तो है नहीं कि फेविकॉल तो है नहीं कि यही पार्टी बनी रहेगी सत्ता में। सही बात है। और ये सारी चीज़ें आदरणीय प्रोफेसर साहब से हुई, सारी बातें नेताओं से होती रहती हैं। अभी हम लोग निकलेंगे जेल भरो आंदोलन के लिए। अभी कार्यक्रम उधर हम लोगों ने कहा कि हमने अब कोई चारा नहीं है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हमारे बेरोजगार भाई हो, तमाम आंगनबाड़ी की समस्या है, शिक्षा मित्रों की समस्या है। हम लोगों ने रखा कार्यक्रम उनकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कार्यक्रम।
हमने अब जेल भरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। वो करेंगे आगे। कब से शुरू होगा? अब ये 2-3-4 महीने बाद कुछ ना कुछ कार्यक्रम चालू हो। किसानों की क्या समस्याएं हैं जो आप अपने कार्यकाल में समाधान नहीं कर पाए? हमारी ये सरकार थी तो ज़्यादातर फोकस किसान, नौजवान और माता बहनों पे ही किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री थे, 108 एम्बुलेंस चलाई थी। स्थिति आप देख लो, क्या धक्के लग रहे हैं गाड़ी में। महिलाओं के लिए टीम एक गठित की थी, उस पर भी कोई सरकार ने काम नहीं किया। और माता बहनों को पेंशन देने का काम किया था। अखिलेश जी ने कहा भी था कि अगर सरकार आएगी तो उसको चौगुना बढ़ा के इनकी मदद करेंगे। और जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें उन्होंने लाई थे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये लाई थे कि 3 से यूनिट बिजली फ्री देंगे। गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। और पुरानी पेंशन का भी था मामला, बड़ा मामला, बहुत बड़ा मामला था। ये सारी चीज़ें नई जनता समझ पाई और बहकावे में चली गई भारतीय जनता पार्टी की। माना ये जाए कि आप समझा नहीं पाए अपनी बातों को और जनता यूं बह गई। समझाने के प्रयास तो किया। जनता है, जनता का मूड है, जनता का मूड बना नहीं अब जब हम चुनाव लेते जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने धनबल और पूरी प्रशासन, पुलिस फोर्स का पूरा इस्तेमाल करके चुनाव हरा दिया। भोगांव की पुलिस रुपया बंटवाएगी, शराब बंटवाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी के उनके लोग रातों रात शराब बांट रहे, पैसा बांट रहे हैं। एक चल बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक, आप सत्ता में आ गए, जनता ने मैंडेट दे दिया, अच्छी बात है। नहीं, आप जब चुनाव लड़ रहे थे और जब शराब बट रही थी और जब ये काम हो रहा था, आप कहाँ थे? मैंने प्रेक्षक से कहा, मुकदमा भी काम कराया। लेकिन पुलिस प्रेक्षक महोदय जो थे वो वास्तव में ईमानदार थे। शराब पकड़ी गई थी जोत में, उस पर मुकदमा नहीं लिखवाया था। लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे थानों की पुलिस हो, सारे लोग लग गए। इस सेंट्रल में वो बैठे हुए हैं, उनकी सरकार है और प्रदेश में थी सरकार। ये तो स्टेट लेवल का मामला ही। हाँ, तो स्टेट लेवल के यहाँ के थानेदारों ने, सिपाहियों ने, जो भी हो सकता था, समाजवादी पार्टी के विरोध में काम किया। मैं टेलीफोन कर रहा हूँ एसएसपी मैनपुरी को, हमें शराब बिचमा थाने के कुछ दरोगा लोग लेके आए, वही उतर रही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। ये धनबल का प्रयोग किया गया, पुलिस प्रशासन का पूरी जो इनकी मशीनरी सरकारी थी, इसका दुरुपयोग किया गया। मेरा 20,000 साढ़े 20,000 वोट बढ़ा है। 2017 में मुझे 71,500 वोट मिला था। उसके बाद आज हम पहुंचे हैं करीब 93,000 पर, और जो जीता है वो पहुंचा है 97,000 पर, 94, 96, 97 पे। क्या कारण रहा? वो कैंडिडेट कह रहे थे बीजेपी के जीते हैं कि बहुत रुपया खर्च करना पड़ा, बांटा है रुपया। कौन से कैंडिडेट? राम नरेश अग्निहोत्री, पूर्व आबकारी मंत्री इस प्रदेश के। तो नोएडा, गाजियाबाद में कितने लोग खत्म हुए थे इस जहरीली शराब से? क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें से 50 लोग शराब पीने से, गाजियाबाद का है शायद मामला है, नोएडा का है, खत्म हुए थे। जनपद के आबकारी मंत्री जाने कितनी शराब अवैध बिक रही है।
तो अभी चले जाओ अलीपुरा में, बिल्कुल है, हम तो नाम भी बता दें, होता था ये शराब। अब कोई दवा आबकारी मंत्री थे नहीं कि निर्देश में काम हो रहा था, आपको पार्टी हम लोग बताएं। थे, लोग। ये चीजें थी। चलो फिर उसमें नहीं जाना है, अब वो जाने उनका काम जाने। तो आप भी 3 बार एमएलए रहे, आप मंत्री रहे, तो 15 साल में एमएलए रहा हूँ, आप भी हमारे वोटर हैं। एक उंगली भी कोई उठा के दिखा देता, 15 सालों में मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ कि आलोक साक्य ने ये कृत्य खराब कर दिया, ये काम खराब कर दिया, एक व्यक्ति तो ले आओ मेरे सामने। चलिए, एक वोटर की तरह आपने कहा है, तो ये तो मैंने देखा है। एक घटना मैं आपको सुना देता हूँ कि मैं जा रहा था, भोगांव तहसील से गुजर रहा था, और उस समय आप मंत्री थे, और मंत्री रहते हुए आप खड़े थे तहसील के सामने, और उस समय हुआ क्या कि कोई एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी भीड़ थी, तो आप खड़े थे वहाँ पर, और आपका एक वोटर जो था बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से, शब्द समझ लो, जब पर्दे पर जो आवाज़ दी जाती है कि ये अब इतना बढ़िया बोला गया है कि उसमें पी कर दी जाती है, उन शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया जा रहा था, और मैं 5 मिनट तक उस भीड़ में सुनता रहा। और उस बात को लेकर जब मैंने देखा, आपने लास्ट में कहा अरे चचा क्या बात है, बस हो गया, और इस तरह से जिस तरह से इन्होंने उस वोटर को यूं कहा चचा अब हो गया, बताओ काम क्या है, तो वो एक घटना मुझे याद है। और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में वो काम एक ऐसा था जो सामान्यतः जिसके पास पद होता है वो सहन नहीं करता है। तो चलिए, मैं एक वोटर की प्रतिक्रिया मैंने आपको दी। आपने इस जो चुनाव की बेला में प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग हुआ गया, धनबल किया गया, और जैसा आपने वैसे भी बताया कि शराब उतर रही है या शराब का वितरण हुआ, तो इसके साक्षी भी कहीं ना कहीं तो होंगे ही अभी भी। क्यों नहीं, साक्षी मुकदमा कायम है। अच्छा, और यहाँ तक कि ये लिस्ट रखी है, कम से कम हमारे पार्टी के लोगों के 8-10 हजार वोट जो जीवित हैं उनके काटने का काम किया है सरकार ने। भाई हम 18 साल के हो गए, तो हमें मताधिकार का प्रयोग तो हमें संविधान ने दिया है जी। हमारे क्षेत्र में तमाम सैकड़ों पोलिंग पर 50-50, 60-60 वोट काट दिए गए। मैं वोट वाले दिन पहुंचा, शिकायत की हमारा वोट नहीं, और कुछ गांव तो ऐसे मिले कि 100 वोट 5-5, 6-6 किलोमीटर पे लगा दिए। एक प्रकार था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अब कस्बे का ही मदन इंटर कॉलेज पर ज़्यादातर पोलिंगें रहती हैं गाँव में। अब यहाँ के वोट लगा दिए जाके क्रॉसिंग वाले उधर, क्या नाम, जहाँ इनके बीटीसी की ट्रेनिंग होती है, कॉलेज है मदन इंटर, वो क्या नाम, नेशनल इंटर कॉलेज के आगे, सब डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये कैसे पहचान लेते हैं कि ये आपका वोटर है, इसको इधर कर दीजिए? नहीं, क्या कोई क्राइटेरिया? अभी उनके कार्यकर्ता है ना गाँव, बताते हैं, और आपके मेरे भी, आपके भी कार्यकर्ता अब हमारे भी हैं। अब मशीनरी तो उनकी थी, मशीनरी उनकी थी, तो उन्होंने दिया कि हम लोगों ने कम से कम 50,000 हमने फार्म छपवाए और बंटवाए। फार्म आए भी, ऊपर से निर्देश आ जाता था कि ये समाजवादी पार्टी गांव है, वोट बनने हैं 55, केवल 1 वोट बना दो, 2 वोट। वो इस हद तक भारतीय जनता पार्टी चली गई कि आम जनमानस का जो वोटर है, वोट डालने का जिसको अधिकार हो गया है, उसकी उम्र हो गई है, संविधान के तहत हम लोग वोट डालने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, बैठने का, चलने का, बोलने का संविधान ने दिया है। वो संविधान को भी नहीं मानते। अरे हम जहाँ मान लो आप बेवर के हैं, कस्बा बड़ा कस्बा है, अगर आज से 40 साल पहले किसी ने मकान बना लिया है
वो अगर समाजवादी पार्टी का है और मजबूत है और बीजेपी के लोगों ने शिकायत कर, तो कम से कम उसके लिए न्यायालय भी तो है कि एकदम आप बुलडोजर चला देंगे। मौका मिलता है, नोटिस दिया जाता है, कागज दिखाइए। कुछ नहीं, पूरे प्रदेश में यदि खसा दो बुलडोजर। हम अभी एक मस्जिद में बैठे थे, निकल रहे थे, हमने कागज हैं इसके। और मस्जिद ये 150 साल पुरानी है। हमारे बाबा, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, परदादा ने बनाई थी। और बुलडोजर चलेगा, तो चला दिया जाए, क्या करें, कागज हैं नहीं। तो उसके लिए न्यायालय भी है। ये न्यायालय क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि आदमी को परेशानी हो तो न्यायालय में जाए, उसको नोटिस दिया जाए। ये सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं। आपका एक बयान तानाशाही ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं। आपका एक बयान आया था, जैसे बेवर की बात बार आपने की, बेवर का मैं रहने वाला हूँ, तो फरक्काबाद रोड पर दुकानें बनी हुई हैं, इटावा रोड बीच में से दुकानें बना के बेच दी गई। तो उस बात को कहाँ कोई आंदोलन करने जा रहे हो या क्या होगा? क्या उस पर बुलडोजर चले? हमारे पार्टी के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, माननीय ब्रजेश कठरिया जी, मैंने उनको भी भेजा था। तो उन्होंने भी ये देखा कि तो अवैध बनी हुई है जी। फिर हम लोग चुनाव आ गया, चुनाव में व्यस्त हो गए। अब उसको देखेंगे, विधानसभा में इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बेवर कस्बे में जो दुकानें वहाँ बनी है रोड पे, अरे वहाँ पेड़ लगते, पौधे लगते, अच्छा लगता है। नहीं, अब मुझे वहाँ का चेयरमैन तो लूट बचाइए। बेवर नगर का चेयरमैन लूट बचाइए, बेच दी उसने जमीन। नहीं, सड़क रुपया लेके, भाई सड़क तो ये पीडब्ल्यूडी की है, इस पे पेड़ लगाने का, इस पे दुकान बनाने का अधिकार किसने दे दिया? आप कहीं भी देश में गए हो, हम मैत्री बात नहीं, प्रदेश की भी नहीं बात करें, कहीं भी आप देश में गए हो जहाँ ऐसे डिवाइडर होते हैं, उनके बीच में पेड़ पौधे आपने लगे देखे, एक सुंदर वातावरण हो, तमाम प्रदूषण है, अच्छे पौधे लगे, ऑक्सीजन मिले, इसलिए काम किए जाते हैं। अब चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनके मंत्री भी वहाँ रहे हैं, उनके इशारे पे वो दुकानें बनाई जो अवैध हैं। हम माने ये खुशी है हम लोगों की, बहुत हम लोग खुश इसलिए भी हैं, हम लोगों का हौसला भी इसलिए है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस करैल से एमएलए हैं और इस प्रदेश में नेता विरोधी दल है, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके संज्ञान में, उनके संज्ञान में डाल दिया और लिखे भी उनको मैं दूंगा कि ये खसाई जाए। और वहाँ के रहने वाले लोगों को न तो खुली हवा मिलती है, न कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अवैध है। ये कहाँ महत्वपूर्ण कहाँ बनी है? ये जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, कहीं आप बता दो ऐसी बनी हो? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, इतना भ्रष्टाचार नगर पालिका में है। अब मैं निकलवा रहा हूँ उनके कागज पत्र, देखता हूँ। वैसे भी तो बेईमानी से वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे जी, विधायक बीजेपी के थे। कौन जीत रहा था? अनु दीक्षित जीत रहे थे, बेचारे को हरवा दिया 64-60 वोट से अनु दीक्षित को। तब तो वो कांग्रेस में थे। हाँ, वो कांग्रेस में थे। वो सुना है कि आपकी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी से तो दूसरा कैंडिडेट था, लेकिन नहीं, अब जो है, हाँ मेरी पार्टी में है। तो क्या समझा जाए कि अन्नू अगली फाइटिंग में होंगे? अब हम लोग विचार कर रहे हैं कौन कहाँ से मजबूत रहेगा। आदरणीय सांसद थे पिताजी की संज्ञा में, सारी बातें हैं, हम लोग बैठ के बहुत जल्दी इस पर डिस्कस करेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा है बेवर नगर से कि जो सड़क बीचों बीच सड़क पर दुकानें जो बना दी गई हैं, ये अवैध राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ उनके संज्ञान माननीय अखिलेश जी के संज्ञान में भी है। तो ये आने वाले समय में विधानसभा में मुद्दे को उठवाएंगे। हमारे विधायक माननीय ब्रजेश कठरिया के संज्ञान में है जी, एमएलए हैं वो वर्तमान में। तो विपक्ष का काम क्या है? जो गलत काम सरकारें कर रही हैं उनको आईना दिखाना। तो उनका बुलडोजर क्या उन्हीं पे चलवाएंगे क्या? बिल्कुल चलेगा। गलत अगर नहीं चलाएंगे तो मैं मानूंगा पक्षपात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। समाजवादी पार्टी के लोगों के पास
मकान है, कागज भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेमनस्ता के कारण उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो अच्छी नहीं हुई, समाज के लिए भी और राजनीति के लिए तो बहुत खराब है। भाई हम लोग चुनाव लड़ते हैं, आप सब लोग पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और जनता जिताती है, तो इसलिए जिताते हैं समाज के काम हो। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया उनको न्याय हम दिलाएं, उनके बीच में सुख दुख में रहें, यही एमएलए का काम होता है। ये नहीं होता है कि जहाँ जगह खाली मिली लूट ली, जहाँ झगड़ा है वहाँ क्या नाम है, लोगों को बुला के हड़का के सरकार के मदोसी में और आप बड़ी पैमाने पे काम कर रहे हैं। लूट के रख दिया विधानसभा भोगांव इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप वहाँ जनता की सेवा करने आए थे कि प्लॉटिंग करने आए थे? चलिए वो धंधा है, उनका बिजनेस है, लेकिन मैंने देखा है बेवर कस्बे में, मुझे एक दो प्रकरण ऐसे भी आए हैं कि 20वें साल से तो मैं देख रहा हूँ जगह खाली पड़ी है, किसी की है, गरीब है, नहीं बनवा पा रहा, उसको भी कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे और समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए, तब तो गांव को न्याय मिला। पूरे प्रदेश में लूट खसोट भारतीय जनता पार्टी की है। वो कितना भी कहेंगे हम फलाना काम करें, कोई काम करने वाला नहीं। आज बिजली की समस्या, कल ही हमारे पास टेलीफोन आया साहब 6-6 घंटे भोगांव में बिजली नहीं आती। तो हमने हमारे तुम्हारे पास केवल सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन का ही एक रास्ता है। बिजली के खिलाफ कोई आंदोलन की रणनीति अभी चल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये वीवीआईपी जिला घोषित था जी, 24 घंटे बिजली थी। अच्छा, जितनी भी जनपद मैनपुर में सड़कें पुल पुलियाँ बनी हैं, ये समाजवादी पार्टी के अलावा किसने काम किया है? हमने भारतीय जनता पार्टी के भोगांव के लोगों को पूछा, हमने सही बताना। हमने आप अपने आबकारी मंत्री जी से ये पूछना कहीं उनको चलने में दिक्कत तो नहीं हुई? भाई पूरा खाका तैयार, जाल बिछा है, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं। केवल और केवल भोगांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। यार कब तक झूठ बोल रहे? अच्छा ये बताइएगा, बेवर जीटी रोड पर पर्यटक स्थल है। हाँ, इस जनपद से पर्यटन मंत्री भी आ गए हैं। मायावती के जमाने में एक निर्णय हुआ था कि वो अलाभकारी स्थिति में चला, इसलिए इसे बेच दिया जाए। ये पर्यटक मंत्री के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, जो आज खंडर की स्थिति हो गई है और वो चला कभी नहीं है। करपिया डिग्री कॉलेज के सामने एक गेस्ट हाउस हो गया है, उसी की बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक दिन में निकल रहा था जी, तो मैंने देखा उसको। बहुत अच्छी बात है, पटन मंत्री जनपद मैनपुरी के हैं, उनके बीच में भी ये बात पहुंचाएंगे। भाई वे पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के। वो समाजवादी पार्टी में भी मंत्री रहे और बहुत पहले समाजवादी पार्टी के साथी भी रहे नेता। आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं उसे सही करवाया? मैंने प्रयास तो किया, लेकिन कुछ चूक रही, नहीं करवा पाए। लेकिन अब ये को नहीं देखते हो कि हमने अपने कार्यकाल में विधानसभा भोगांव में हमारे बहुत गरीब लोग रहते हैं, आश्रम पद्धति जैसे स्कूल बनवाने का काम किया, ITI बनवाने का काम। और जब मैं मिनिस्टर था तो विधानसभा भोगांव में इतनी जमीन नहीं मिल सकती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम मैंने पूरा किया, बहुत प्रयास किया। हमारे प्रमुख सचिव थे, बहुत अच्छे थे, सज्जन। उन्होंने कहा कि अगर आपकी विधानसभा में ये बन जाए तो एक अलग पहचान होगी। तो भाई हमें खेत किसके लिए हैं? तो जमीन ऐसी सरकारी नहीं थी इससे वो बन सके। ज़्यादातर आपने देखा होगा। नहीं, आपकी विकास की बातें बिल्कुल ठीक है, और लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, उस पर्यटक गृह पर उसका शिलान्यास सलमान खुर्शीद के हाथों हुआ था। आप उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्री राजेंद्र सिंह जी उस समारोह में थे, और जो आज पर्यटक मंत्री हैं ये माननीय मुलायम सिंह जी के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, मायावती जी के भी मंत्रिमंडल में रहे हैं,
और आज योगी जी के मंत्रिमंडल में भी हैं, लेकिन वो पर्यटक स्थल जो है, अब चलिए कुछ उसके बारे में चूक हुई है। अब हमने कहा था अभी लोगों से हमने कि जी। वो करवाना है। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस माननीय सलमान खुर्शीद जी ने उसको बनवाया था। हमारे पिताजी तो उस टाइम में मिले थे, ये 91 की बात है, 92 की बात है, सांसद थे। हमने वहाँ के लोकल की कांग्रेस के नेता से भी कहा था, क्या नाम प्रकाश प्रधान जी हैं, क्यों नहीं करवाते उसको? एक बहुत अच्छी चीज़ है उसको। ये भी मैंने अभी देखा, आपके खिलाफ एक इलेक्शन लड़ चुके हैं। हाँ लड़ चुके हैं, लेकिन मित्र हैं वो। अच्छा, और ऐसा होना भी चाहिए। मतलब मैं अभी एक हफ्ता पहले निकला था तो उसके तो कुछ रहा ही नहीं उसमें, जो डाक बंगला टाइप का है पर्यटक स्थल। मैंने नीचे उतर के देखा, उसको करवाना है, कैसे भी क्या करें। यानी आप उसके आपके संज्ञान में है। संज्ञान। चलिए मैं एक दूसरी सरकारी संपत्ति की बात करता हूँ। इटावा रोड पर, वो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र में है। अप्रोक्सीमेट मैं देख रहा हूँ 15-20 वर्ष से वो भी निर्माणाधीन है। अग्निशमन की बिल्डिंग बन रही है और गत सप्ताह मैं वहाँ गया था तो वो खंडर हो चुकी है। और वहाँ विशेष बात ये मिली हमें कि उसमें गायें थी और गौवंश जो वहाँ था, मैंने अपने चैनल पर वो वीडियो रिलीज 1-2 दिन में होने वाला है। तो वहाँ हड्डियों के ढेर थे और वहाँ कुछ सब ऐसे थे जो आधे गल चुके थे। तो बड़ी स्थिति जो, हाँ मैं आईडी लगा सकता हूँ कि उसमें गाय अगर बैठ गई है और उठने की स्थिति में नहीं रही तो तड़प तड़प के वहाँ मर गई। क्या कर रहे हैं आप लोग? वो अग्निशमन का तो हमारी जब सरकार 2012 में थी, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, उनसे हम लोग लाई थे, इस सरकार ने पैसा रोक दिया। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका जो बेवर पुल है वहाँ हमने ट्रामा सेंटर स्वीकृत कराया था। इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करिए आलोक जी, इसको अगर नबीगंज से उधर ले आए साहब, वो झटपट आपका पड़ जाएगा। ये हमारे ये मौके क्या नाम बॉर्डर बनवा दें, हमें बॉर्डर बनवा दें आप। तो उन्होंने ठीक है, तो हमने कहा जगह है भी, बन जाएगा, GTO पे है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने स्वीकृत कर दिया जी। और स्वीकृत करने के बाद उसका पैसा ही रोक दिया। ट्रामा सेंटर जैसी चीज़ हम बेवर के लिए लाई थी मैनपुरी के लिए, वो भी नहीं बनाई। वो थोड़ा सा काम तो हुआ है वहाँ पर, हमने देखा है। और हमारे ब्रिजेश कठरिया ने इसको अधिकारियों से भी मिले लखनऊ में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। जहाँ तक अग्निशमन की बात है, पैसे ही रोक दिया, ट्रामा सेंटर का ही पैसा रोक दिया। आज हम लोग मैनपुरी भागते हैं, 5 बिल्डिंग होती है, अच्छी डॉक्टर बैठते, तो प्राथमिक उपचार तो कम से कम वहाँ मिल जाता। और अब दूसरी बात, हम लोग बैठे थे, विधानसभा चल रही थी, तो संकिसा की बात आई, तो मैं साहब रोड तो चौड़ी करा दो। वो संकिसा आए भी थे, दलाई लामा जी आए थे तब वो आए थे। तो जहाँ रोडों का सवाल है, चौड़ीकरण बेवर मोटा मार्ग को चौड़ीकरण कराने का काम, वहाँ काली नदी पर पुल बनवाने का काम, संकिसा को सौहार्दपूर्ण वातावरण मिले और अच्छे लोग वहाँ अपनी बिजनेस करें, जिससे रोजगार बढ़े, सारी चीज़ें करने का काम भाई सरकार ने किया था जब हमारी सरकार थी। एक काम हम आपसे पूछते हैं, एक काम पूछना जो MLA हैं भोगांव के, एक काम वो बता दें, जनपद छोड़िए, विधानसभा भोगांव ने कौन सा काम करा दिया? 4 लाइन जोड़ के माननीय अखिलेश जी गए, ये उनका पूरा प्रदेश में एक जो उन्होंने अपने उसमें लिखा था, क्या नाम, घोषणा पत्र में 4 लाइन से वो जोड़ के गए, पानी की टंकी वो बनवा के गए, हैंडपम्प वो लगवा के गए, बिजली का सुधार उन्होंने किया, सड़कें उन्होंने बनाई। मंडियाँ जो दोनों बनी हैं, बेवर में नेताजी ने बनवाई थी, भोगांव में 2012 की सरकार में, 3 और 4 वाली सरकार में नेताजी ने बनवाई। मंडी की बात आई तो पिछले समय आपका एक बयान उस पर भी आया था कि जो माननीय मुलायम सिंह जी ने यहाँ पर जो मंडी, इतनी बड़ी मंडी बना दी है, तो मंडी जो है आलू की मंडी लगती है नबीगंज में, जहाँ कोई अधिकृत नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, और सब्जी की मंडी लगती है फरुखाबाद रोड पर। ये दोनों मंडियाँ चल रही हैं, तो ऐसा है
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जन लोगों को सब नीचे कर दिया, सड़क पर कर दिया। अब जिसके खेत में सब्जी पैदा हो जाती तो वो जहाँ लोग लगाने लगते हैं वो लग जाती है। जहाँ तक किसानों की बात है, मंडियों की बात है, समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी, इनके अलावा किसी ने नहीं सोचा कौन सा काम करेगी ये। इनकी भी सरकार 91 में थी, उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल में भी थी। 8 साल हुए जा रहे हैं गवर्नमेंट को सेंट्रल में। क्या किया? एक काम वो बता दें, एक काम बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, बोलना तो बहुत अच्छा जानते हैं, फर्जी घोषणा है, लेकिन जमीन पे अमल कहाँ है तो बता दें। विधानसभा क्षेत्र गोगांव में प्रभारी मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री भी थे। आप चले जाओ सड़कें देख लो क्षेत्र की। हम राजनीति से थोड़ा हटते हैं, हमने बहुत देर तक राजनीति पर चर्चा कर ली, हम थोड़ा सा राजनीति पर हटके आते हैं। आप अपने पुत्र को नौकरी में ले जाएंगे या राजनीति में लाएंगे? अब जी तुलसी के ऊपर है, क्या करेगा। नहीं, क्या अब तो बीटेक कर लिया, उसका मन क्या है? नौकरी में वो, उसका मन राजनीति में नहीं। राजनीति में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी विरासत कौन संभालेगा आने वाले समय में? अभी तो हमें ताकत है अभी तो हम समाज सेवा कर सकते हैं। नहीं, दोनों लोग करो तो कैसा रहेगा? बच्चे आजकल के आप जानते हो कि वो शुरू से ही पता चल जाता है क्या करना है। बेटी क्या बनना चाहती है? बेटी तो अपनी कई नौकरियों के लग जाए, अपना उसी में बीकॉम कर रही है। आप पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है आपका, तो बेटी एक नौकरी के लिए परेशान होगी क्या? और जैसे बच्चों के ऊपर है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोगों की तो है व्यवस्था जुटाना। व्यवस्था तक पढ़ोगे क्या करोगे ये आपके ऊपर है। अब वो तो पीना चाहते हैं पानी, और हम पिला रहे हैं ठंडा, तो उसकी मनसा है, वो क्या करें। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव मैनपुरी में ही है, कुसमरा के पास उजागरपुर। उजागर टाउन एरिया का छोटा सा हिस्सा है, उसी में जीटी रोड पे बसा हुआ है। पिताजी कब चले आए थे उजागरपुर से? पिताजी तो बहुत पहले ही चले आए थे। अब गांव से तो उन्होंने इंटर किया था, और यहाँ जमोरा में बड़ा हार में रह के इंटर किया, जमोरा में रह के बीए किया था। रिश्तेदारियों में रह के वो पढ़े। क्या कारण रहा रिश्तेदारी में रहना पड़ा? क्योंकि साधन कुछ था नहीं आने जाने का उस जमाने में, तो रिश्तेदारी में आ गए, 15-20 दिन रुके, छुट्टी हुई थी गाँव चले गए। कॉलेज नहीं? एक मौकमपुर की पुलिया है, उनका बताते हैं, हमारे फूफा जी हैं, मेवाराम जी प्रधान भी हैं जी। इसका साथ सेंटर छिबरामऊ में पड़ा, तो उधर से वो पैदल अपने जा रहे होंगे। मौकमपुर की पुलिया बोली आती है जासमी की। नहीं, हाँ है। उस जमाने में उनका बक्से ही लूट लिया, किताबें पिताजी का बक्से ले गए, किताबों की बक्सिया। मौकमपुर की पुलिया बहुत फेमस पुलिया है। ये फेमस इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ अच्छे अच्छे काम होते हैं, और अच्छे काम का मतलब ये है कि पिताजी आपके वहाँ से पढ़ने के लिए जा रहे थे, और उसमें उनकी संदुकिया इसलिए कहते हैं कि पहले छोटा सा बक्सा होता था टीन का, और उसमें किताबें रख के बच्चे स्कूल जाया करते थे। और हमारे पिताजी मेंबर जिला पंचायत का भी चुनाव लड़े बहुत पहले, चुनाव हार गए थे, लेकिन वहाँ के कुसमरा के लोग जैसे जगराम सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी, ये उनके साथ ही रहे। हमारे पिताजी बहुत काम किया, तो ये सारी चीजें हैं। बाबा क्या करते थे आपके? बिल्कुल किसान थे, और उनकी मौत मुझे आज भी याद है। हम छुट्टियां थी गर्मियों की, तो वो अपनी मकान यानी छिली जाती है जी, पतला पतला सूजा होता है उससे, चीनी वाली,
उन्हें पता चल जाता था कि अब ये आए रहे बच्चे लोग, तो लेके रख लेते थे। ये कन्नौज की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, चीनी से बनती है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको कन्नौज ले चलूंगा और कन्नौज की गट्टे वाली मिठाई दिखाऊंगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं। और उसमें विशेष बात यह है कि महीने 2 महीने 3 महीने रखी रहे तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, तो वो गांव वाले रख लेते थे और उन्हें खिलाते थे। तो आपके बाबा के समय में ही आपके पिताजी ने गाड़ी ले ली थी कि नहीं? नहीं नहीं ले पाए थे। नहीं, तब तो वकालत कर रहे थे अपना, 72 में वकालत चालू कर दी थी। और धीरे धीरे अपना यही पंडित जी हमारे पंडित गोपीनाथ का नाम आपने सुना होगा। गोपीनाथ अड्डा हो गया उनके नाम से। उनके साथी थे सुगर सिंह यादव, सियाराम साक्य, जगदीश साक्य, ऐसे कई लोग गोपीनाथ अड्डा पे उनके कब्रे मकान बने हुए, तो यहीं से स्टार्ट किया था मकान। धीरे धीरे चलते चलते 74-75 में जिला पंचायत के चुनाव लाला जी के निर्देशन में, और अब से लगातार। और फिर तो बीच में ये हो गया था कि वो 2 घंटे कचहरी देखते थे, फिर राजनीति निकल जाते थे। रात के 12-12 बजे मोटरसाइकिल बहुत चलाई रीति। मोटरसाइकिल मेरे पिताजी ने जावा, जब जावा नहीं होती थी जावा मोटरसाइकिल ली, पहला वाहन था। हाँ, और उसके बाद वो 12-1 बजे तक अपना कलेक्ट्रेट और ऑलराउंड रोड थे, दीवानी, कलेक्ट्रेट, तहसील, सब तहसील यहाँ पुरानी मैनपुरी ये इसमें बाजार में थे। 1-2 बजे तक करने के बाद वो क्षेत्र में ही चले जाते थे। भोगांव बहुत मेहनत से, बहुत परेशानियां सामने आई, कठिनाइयाँ आई, तब कहीं जाकर इस क्षेत्र को उन्होंने बनाने का काम किया, अपने लोग बनाए। उसमें हमारे क्षेत्र में तूताराम जी हैं, आपके क्षेत्र के ही हैं, प्रिंसिपल कामता सिंह जी हैं, प्रोफेसर केसी यादव हैं, राधे श्याम जी हैं, सुबाराम जी हैं, सियाराम साक्य हैं, आपके उधर लीवर के ही हैं, इकराम बाबू सगर हैं, ये बहुत पुराने लोग उनके हैं। उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। तो मित्र एक बात और बताएं, दूसरा दौर में एक छोटा सा फिर इंटरव्यू लूँगा, अभी आपको ब्रेक दूंगा कि काफ़ी देर होगी। एक आलोक साक्य वो थे जो पिताजी की गाड़ी चलाया करते थे। फिर आलोक साक्य विधायक बन गए और एक दौर मंत्री का आया। अब आलोक साक्य जी जिस समय मंत्री थे तो वो ये सब जो पूरा कैंपस है, जब गली भरी रहती थी। फिर आलोक साक्य मंत्री नहीं रहे और समय का वो दौर आया कि आज विधायक भी नहीं है। तो अर्श से फर्श का जो है आपने सफर तय किया, तो जो स्वाभाविक आलोक साक्य हैं उनको आपने कैसे बचाया? देखिए, हम एमएलए थे तब भी ये नहीं दिमाग में था कि हम एमएलए जी, मिनिस्टर बने तब भी कोई दिमाग में आज नहीं है, फिर भी कोई चीज़ क्योंकि आपने कल बात हुई टाइम का, तो हमें भी जाना था कहीं, तो हमने किसी को बुलाया नहीं, टेलीफोन बहुत एक काम हमने, हम बाहर है, ऐसा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे दिमाग में अभी हम एमपी बन गए जी, तभी कोई रहेगा यार। देखो दिमाग में जहन में कभी भी हमारे नाम की चीज ही नहीं आई, और प्रभु से भगवान से प्रार्थना है कि कभी घमंड पैदा ना करें, तो ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से। और जैसे हम लोग जाते रहे जनता के बीच में, प्रतिनिधि के रूप में थे नहीं थे, वैसे जाते। मित्रों, बड़ी बात कही मैंने। अर्श से फर्श तक का बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछा और बहुत ही संक्षेप में बड़ा गंभीर प्रश्न का उत्तर दिया कि घमंड न दे। दस्तक जिंदगी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फिर से फर्श से अर्श का सफर तय करें और बस आलोक साक्य बने रहें, घमंड चलना है। बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।